एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, हमने आपको अभी तक जो बताया कि मनोविकृति विज्ञान में अध्ययन के दृष्टिकोण में हमने आपको कुछ हार्मोनल फैक्टर्स के बारे में बताया, ग्लैंड्स के बारे में बताया। आज इसी श्रृंखला में हम आपको जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में बता रहे हैं। आपको स्टूडेंट्स हम ये बता दें कि जो आनुवांशिक कारकों संबंधी अध्ययन है और वो भी हम पैथोलॉजिकल जब पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस संबंध में जो अध्ययन होते हैं उसमें हम केवल और केवल आनुवांशिक कारकों को पूर्णतया प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि यह व्यवहार का कारण है, यह व्यवहार में दिखाई देता है। असामान्य व्यवहार जो होता है, मनोविकृत व्यवहार जो होता है, वह व्यवहार में दिखाई देता है। तो इस तरह से इस पे जो है आनुवांशिक कारकों का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन इसके साथ पर्यावरणीय कारक भी इसको प्रभावित करते हैं। इस संबंध में कुछ प्रयोग भी किए गए हैं और ये पाया गया है कि जो आनुवांशिक कारक होते हैं इनका जो शुभारंभ होता है यह गर्भकालीन अवस्था से ही हो जाता है। जिस समय गर्भ में बच्चा आता है उसी समय माता पिता इनके जो गुण होते हैं वह उसे एक तरह से विरासत में मिलते हैं और इसका संवहन जो है वह जीन्स के द्वारा होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वंशानुगत कारकों संबंधी हम अध्ययन करते हैं उसमें हम कई प्रकार के कारकों का प्रभाव भी पा जाते हैं। इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं उसमें एक प्रयोग चूहों पर करके देखा गया और जब चूहिया को गर्भ धारण था, माने चूहिया को जब बच्चा होने वाला था, उस समय उसे कुछ ऐसी दवाओं का सेवन कराया गया जो कि चिंता से संबंधित दवाएं थीं और यह पाया गया कि उससे जो संतान उत्पन्न हुई उस संतान में सामान्य चूहियों के जो बच्चे हैं उनकी तुलना में अति सक्रियता तथा चिंता स्तर पाया गया। इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं वह यह कहते हैं कि इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस या वैयक्तिक भिन्नता भी पाई जाती है। यह जो विशेषताएं हैं वह हमेशा, जो आनुवांशिक विशेषताएं हैं वह हमेशा एक समान नहीं होती हैं। अध्ययन में ये पाया गया है कि गर्भधारण के समय आनुवांशिक गुणों का ट्रांसफर अवश्य हो जाता है, जबकि मादा जो है उसका भी विशेषताएं और नर दोनों की विशेषताएं उस बच्चे को मिलती हैं। इस संबंध में कुछ अध्ययन ये बताते हैं कि जैसे अगर कोई माता पिता दोनों ही पूरी तरह से अंतर्मुखी हैं तो उनसे उत्पन्न जो बच्चा है वह अंतर्मुखी होने की उसकी मात्रा कम हो सकती है, अधिक हो सकती है, लेकिन यह बहुत कम प्रमाण मिला है कि यह पूरी तरह या पूर्णता वह बहिर्मुखी हो जाए। इस संबंध में आनुवांशिक कारकों के संबंध में काफ़ी अध्ययन हुए हैं और आनुवांशिक जो अध्ययन हुए हैं उसमें कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जो कि मस्तिष्क के सामान्य विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे किसी प्रकार का कोई मस्तिष्कीय विकार, कोई चोट, कुछ इस प्रकार की ऐसी चीज़ें जिसके कारण जो है मस्तिष्कीय क्षति होती है, साथ ही साथ जो है जो आनुवांशिकता संबंधित कुछ क्रियाएं हैं उसमें भी बाधा होती है। इसी तरह से अध्ययन ये भी बताते हैं कि PKU नामक मानसिक मंदता एक प्रकार की आनुवांशिक कमी है और यह शरीर में कई प्रकार के खाद्य पदार्थों में मौजूद एक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ के कारण होती है और इसके कारण यह रोग बच्चे में पाया जाता है। कोशिकाओं के संकेंद्रक में जो पाया जाता है उसके बारे में भी जो अध्ययन किया गया है उसमें
भी कुछ जो संरचनाएं जो कि गुण सूत्र से संबंधित हैं, इन गुण सूत्रों की संख्या और उसमें स्थित पदार्थों को लेकर भी कुछ अध्ययन किए गए हैं और पाया गया है कि इन गुण सूत्रों में कुछ असामान्यता के कारण भी विशेष प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। जन्म के पहले ही गुणसूत्रों में उपस्थित संरचनात्मक असामान्यता का अगर अध्ययन हो जाए तो जन्म के पश्चात उस व्यक्ति के विकास और व्यवहार के बारे में अध्ययन और अच्छे से किया जा सकता है। मानव की जो सामान्य कोशिका है उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और प्रत्येक जोड़ा जो होता है उसमें एक भाग पिता में तथा एक भाग माता से प्राप्त होता है। इस प्रकार जो 23 जोड़े गुणसूत्र में से जो 22 जोड़े गुणसूत्र हैं वह समरूप गुणसूत्र कहे जाते हैं और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये अपनी जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सामान्य शरीर रचना, शारीरिक विकास, शरीर क्रिया विशेषताओं आदि का निर्धारण करते हैं। और जो एक जोड़ा 22 की बात किया हमने, और एक जोड़ा जो है वह लिंग निर्धारण का कार्य करता है। इस तरह से एक व्यक्ति के जो लिंग का निर्धारण होता है वह इसी सूत्र के द्वारा होता है। और ये आपने पढ़ा है कि जो स्त्री होती है उसमें XX पाया जाता है और पुरुष में XY दोनों प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस तरह से यह जो निर्धारण होता है यह पुरुष गुणसूत्र के द्वारा होता है। इस संबंध में जो आनुवांशिक विज्ञान में अध्ययन हुए हैं उसमें यह पाया गया है कि जो गुणसूत्रीय संरचना होती है उस पर कई प्रकार की शरीर संरचना संबंधी मानसिक विकारों तथा अन्य प्रकार के विकारों से संबंधित अध्ययन हुए हैं। और इसमें ये पाया गया है कि डाउन सिंड्रोम, डाउन संलक्षण एक प्रकार का मानसिक मंदन है जिसमें कि जो व्यक्ति के चेहरे की एक विशिष्ट बनावट होती है और इस विकार का जो कारण खोजा गया है उसमें ये पाया गया है कि जो 21वां जोड़ा क्रोमोसोम्स का होता है वह उसमें 2 गुण सूत्रों के स्थान पर 3 गुण सूत्र पाए जाते हैं। और इस तरह से यह जो 3 गुण होते हैं वह एक अधिक गुण सूत्र से इस विकृति के कारण को सह संबंधित किया गया है। जीन से संबंधित एक अध्ययन जो किए गए हैं इस संबंध में और भी तथ्य पाए गए हैं और ये पता लगा है कि जो DNA के अणु गुणसूत्रों पर एक माला पर एक विभिन्न स्थान पर कुछ मोतियों के समान विद्यमान होते हैं जो DNA, और उनमें अगर एक से अधिक जीन्स किसी शारीरिक या जैविक क्रिया के असामान्य होने की सूचना समाहित होती है तो इस असामान्य जैविक क्रियाएं मानसिक विकृतियों के रूप में परिलक्षित होने लगती हैं। जो एक व्यक्ति में पूर्ण जो गुणसूत्र वंशानुगत विशेषताओं जो जीन्स का प्रारूप है इस बारे में वातावरण से संबंधित अंतःक्रियाओं के कारण प्रेक्षित या परिलक्षित जो मनो शरीर संरचनात्मक क्रियात्मक विशेषताएं हैं इसको भी व्यक्ति का एक लक्षण प्रारूप कहा जाता है। लक्षण प्रारूप का जो अर्थ है वह शरीर रचना की क्रिया से है। कुछ अवस्थाओं में एक विशेष आयु तथा जीन प्रारूप विकास जो है वह दिखाई नहीं देते हैं, परंतु जैसे जैसे आयु की वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे यह विशेष प्रकार से दिखाई देने लगते हैं। अन्य अवस्थाओं में भी ये देखा गया है कि जो जीन्स का प्रारूप है उसके कारण वातावरणीय अनुभव प्रभावित होते हैं। फलस्वरूप जो है कि वंशानुगत एवं वातावरणीय अनुभव की
आपसी अंतर्क्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में एक विशेष क्रियात्मक या रचनात्मक विशेषताएं प्रभावित हो सकती हैं। जैसे कि किसी बच्चे में कोई विशेष प्रकार का गुण, जैसे आक्रामकता ही को ले लीजिए, और उसमें दिखाई देता है और उसका सभी तिरस्कार करते हैं, तो ऐसे तिरस्कार उसके बड़े होने पर यह जो है यह पूर्ण आक्रामक या अपराधी व्यवहार के रूप में दिखाई दे सकता है। इस स्थिति में जो जीन्स प्रारूप है, इसमें बच्चे के पर्यावरणीय अनुभवों को भी प्रमाणित कर रहा है। यानी ये अध्ययन इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि जो गर्भकालीन विशेषताएं हैं, उनका विकास जो होता है वो वंशानुगत होने के साथ साथ पर्यावरणीय अंतर्क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इस संबंध में जो अन्य चीजें हैं वह उसमें ये देखा गया है कि जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, वह जब अलग अलग प्रकार के वातावरणों के साथ अंतर्क्रिया करते हैं, तो इस स्थिति में जो पर्यावरणीय जो उद्दीपक होते हैं, उनके प्रति यह अलग प्रकार से उद्दीप्त होते हैं। कुछ व्यक्ति कुछ वातावरणीय उद्दीपक के प्रति ज़्यादा उद्दीप्त होते हैं, कुछ कम उद्दीप्त होते हैं। किसी में कुछ उद्दीपकों के प्रति अवसाद की मात्रा अधिक होती है, प्रतिबल की मात्रा अधिक होती है, कुछ इसे सामान्य रूप में लेकर चलते हैं, कुछ में यह चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होती है। तो यह आनुवंशिकता के साथ साथ वातावरणीय दोनों प्रकार की क्रिया पे होती है, और यह आनुवंशिकता का प्रभाव हो सकता है, जिसके कारण व्यक्ति में जो उद्दीपक के प्रति उत्तेजनशीलता है उसमें अंतर पाया जाता है, असामान्यता भी पाई जाती है। क्योंकि कुछ लोग विभिन्न परिस्थितियों में अत्यधिक प्रतिक्रिया या असामान्य प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें अवसाद के जो हैं आनुवांशिक गुण नहीं होते हैं, वह उनकी तुलना में जिनमें आनुवांशिक गुण होते हैं अपेक्षाकृत शीघ्र ही अवसादग्रस्त भी हो सकते हैं। पशुओं पर अध्ययन इस संबंध में अधिक किए गए हैं। चूहों पर किए गए अध्ययन में ये पाया गया कि जो पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव जीन्स रूप या किसी जीन्स के प्रारूप पर निर्भर करता है। इस संबंध में चूहों की जाति के 2 वर्गों पर वातावरणीय वंचन के प्रभाव का अध्ययन किया, और जो परिणाम से निष्कर्ष प्राप्त हुआ वह यह है कि जो इस प्रकार के चूहों में जो प्रयोग किया गया उसमें ये पाया गया कि उन चूहों ने ऐसे व्यवहारों का प्रदर्शन अधिक किया जिनमें चिंता का उच्च स्तर द्योतक हुआ, और प्रथम प्रकार के इस प्रकार के चूहे थे, और जबकि दूसरे जो दूसरे उपजाति के थे उनमें वातावरणीय वंचन का कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ। माने दोनों प्रकार के समूहों पर जो वातावरणीय वंचन को लेकर अध्ययन किया गया उस पे इस प्रकार के परिणाम देखे गए। इस प्रकार के जो अध्ययन किए गए हैं उसमें सबसे अधिक संभावना यह हो सकती है कि सामान्य या असामान्य व्यवहार पर आनुवांशिक जो प्रभाव है वह सिर्फ एक जीन्स के द्वारा न होकर कई जीन्स का परिणाम हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये जो जीन्स हैं ये आपस में जो अंतर्क्रिया करते हैं और सम्मिलित रूप में एक वृद्धि कारक होकर, माने इन जीन्स की अंतर्क्रिया के परिणाम स्वरूप यह जो व्यक्ति का व्यवहार है वह प्रभावित होता है, और इससे ही उस व्यक्ति के व्यवहार पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इस संबंध में कुछ और भी अध्ययन हुए हैं, और ये पाया गया है कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें कुछ रचनात्मक असामान्यताएं और मस्तिष्क के जो जैव रासायनिक क्रिया है उसमें जो नियंत्रण और जो रेगुलेशन है उसमें अगर किसी प्रकार का
दोष होता है, तो इसके कारण भी जो है वो व्यवहार में असामान्यता पाई जाती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अति सक्रियता या अल्प सक्रियता जो होती है, यह जो प्रक्रियाएं हैं, यह सांवेगिक प्रतिक्रियाओं को कन्वर्ट करती हैं, रूपांतरित करती हैं। अतः ऐसी अवस्था में सांवेगिक असामान्यताएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से इस संबंध में ये देखा गया है कि जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं व्यक्ति के भविष्य में घटित होती हैं और उनमें जो कठिनाइयां आती हैं, उनमें कई प्रकार के विशेष कारण होते हैं। जैसे ये पाया गया है कि जो हंटिंगटन रोग है, इसके बारे में हमने आपको पहले अल्जाइमर जब बताया था तो बताया था कि हंटिंगटन जो रोग है उसमें वह जो है केंद्रीय तंत्र का एक ऐसा आनुवांशिक रोग है जो अधिकतर 30 से 50 वर्ष की आयु के बीच दिखाई देता है, और जैसे जैसे ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इसमें मानसिक खास दिखाई देता है और इसके कारण व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी ही रुग्ण अवस्था या मृत्यु की अवस्था तक आ जाता है। इस प्रकार के रोग को आनुवांशिक रोग माना गया है। 20वीं सदी के अंत में तथा 21वीं सदी के आरंभ में आनुवांशिकता के क्षेत्र में जो आधुनिक शोध हुए हैं, उनसे अब यह जाना जा सकता है कि किसी विशेष मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रकार या असामान्यता से संबंधित किसी एक या कई जीन्स को पहचाना जा सके। परंतु इस संबंध में अभी तक जो भी अध्ययन हुए हैं, वह उन अध्ययनों के आधार पर कोई विशेष प्रकार का निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। इस क्षेत्र में जो अभी ज्ञान है वह पूरा अभी नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें अभी और अध्ययनों की आवश्यकता है। जब भी इस आनुवंशिकता संबंधी अध्ययनों की हम बात करते हैं, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। पारिवारिक इतिहास विधि। पारिवारिक इतिहास विधि एक ऐसी विधि है जिसमें कि हम उस परिवार से संबंधित पूर्ण अध्ययन या और जानकारी करते हैं और रोग के संबंध में प्रमाण जुटाते हैं कि इस परिवार में इससे पहले किसको इस प्रकार का रोग था, किस पीढ़ी में था, किस पीढ़ी से ट्रांसफर हुआ, और परिवार के सभी सदस्यों के बारे में इस प्रकार के अध्ययन करके उनका एक तरह से पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना जाता है कि ऐसे परिवारों में कितने लोगों में इस प्रकार का रोग हो चुका है। तो अगर इस परिवार के भावी संतान में इस प्रकार के रोग दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आनुवंशिक कारकों की भूमिका होती है। आपको पता है कि हम जो भी अध्ययन करते हैं, उसमें हम जुड़वा बच्चों से संबंधित अध्ययन अवश्य करते हैं। जुड़वा बच्चों के संबंधित अध्ययन भी इस बारे में जो किए जाते हैं, वह इस परिकल्पना को लेकर किए जाते हैं कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी आनुवंशिकता समान होती है, उनके पर्यावरण समान होते हैं, उन्हें जो भी जितने भी पर्यावरणीय या आनुवंशिक कारक हैं, दोनों ही उनके लिए समान होते हैं। तो जितने भी आनुवंशिकता संबंधी अध्ययन जुड़वा बच्चों पर किए गए हैं, तो अध्ययन यह प्रमाणित करते हैं कि जो सिंगल चाइल्ड होता है उसमें रोग के पाए जाने की संभावना कम होती है। लेकिन यह भी अध्ययन प्रमाणित करते हैं कि जुड़वा बच्चों में जो आनुवंशिकता के कारण रोगों के जो पाए जाने की संभावना अधिक होती है, और उसमें भी यह देखा गया है कि जो समरूपी जुड़वा बच्चे हैं
उनमें रोग के पाए जाने की संभावना अधिक और जबकि जो विषम रूपी जुड़वा बच्चे हैं उनमें पाए जाने की संभावना कम होती है। अब हम आपको शरीर रचना से संबंधित कुछ ऐसी असामान्यताओं के बारे में बता रहे हैं जिनका कि मानसिक व्यवहारों से संबंध होता है। इसे शरीर रचनात्मक अधीनता के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ऐसे हानिकारक या त्रुटिपूर्ण शारीरिक, शरीर क्रियात्मक अथवा मानसिक विशेषताएं जो कि जन्मजात होती हैं अथवा जीवन के आरंभिक अवस्थाओं जैसे बाल गर्भावस्था में अर्जित की जाती है। इस प्रकार की जो विशेषताएं होती हैं इसके कारण अनेक प्रकार की असामान्यताएं ऐसी उत्पन्न होती हैं जो कि कई बार आनुवांशिक असामान्यताओं के समान ही प्रतीत होती हैं। शारीरिक अपंगता एवं स्वभाव ऐसी दो विशेषताएं को इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। शारीरिक अपंगता यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड ऐसी भ्रूणीय असामान्यताएं यानी जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय जो भ्रूण है उसका जो विकास है जन्म अथवा जो जन्म के पहले या बाल्यावस्था में ऐसी परिस्थितियां, पर्यावरणीय परिस्थितियां जिसके कारण कि उसमें कुछ शारीरिक अपंगता उत्पन्न होती है। जन्म के समय जो है अल्प जो विकसित भार होता है यानी ऐसे बच्चे जिनका वेट जो है 5 पाउंड से कम होता है और यह एक प्रकार की ऐसी सामान्य विकृति है जो लगभग पाई जाती है। यह विकृति मानसिक विकृति के साथ भी संबंधित है जबकि बच्चे का वजन बहुत कम होता है। ऐसी स्थिति में अल्प शारीरिक भार से संबंधित मनोविकृतियां जो होती हैं उनमें मुख्य रूप से जो है वह सीखने संबंधी अक्षमता और साथ ही साथ सांवेगिक एवं व्यवहार परक असंगतियां भी देखी गई हैं। एक अध्ययन जो 1985 में अमेरिका में किया गया था इसमें ये वहाँ के स्कूली बच्चों में यह देखा गया था कि वहाँ के कुछ बच्चों में ये देखा गया था कि जो 5 से 7% तक बच्चे हैं उनमें जो जन्म के समय वह काफ़ी कम वेट के पाए गए थे और पूरे जो विश्व से संबंधित जो आंकड़े हैं उस संबंध में भी यह पाया गया है कि अधिक जो कम वेट वाले बच्चे हैं जिनका वजन बहुत कम होता है उनमें कुछ विशेष प्रकार का शारीरिक विकार उत्पन्न होता है। जन्म के समय कम शारीरिक भार मुख्यतः समय से पहले जो है जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें भी यह पाया गया है। शारीरिक अपंगताओं के लिए जो महत्वपूर्ण कारक है उसका मुख्य रूप से जो संबंध पाया जाता है कि गर्भकालीन अवस्था में जो विकास की स्थितियां होती हैं उसमें कुछ विशेष विघ्न पड़ते हैं। जैसे गर्भ की अवस्था में जो पोषक तत्व हैं उसकी कमी हो जाए, जिस समय बच्चा गर्भ में है उस समय कोई रोग हो जाए, साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ विशेष प्रकार की औषधियाँ या जो माता पिता हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार के व्यसन जो होते हैं इसके कारण होता है। जो इमोशनल फैक्टर्स हैं वह अत्यधिक गंभीर प्रकार के अगर गर्भकाल में होते हैं तो इसका भी प्रभाव होता है। साथ ही साथ माता पिता के द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण एक बच्चा जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है।
और शारीरिक और मानसिक अपंगता के लिए यह महत्वपूर्ण कारक है। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति है, ऐसी स्थिति में भी कई बार ये होता है कि जो बच्चा होता है उसमें जन्मजात विकार पाए जा सकते हैं। इस बारे में जो टेम्परामेंट संबंधी अध्ययन हुए हैं, स्वभाव से संबंधित अध्ययन हुए हैं, उनमें यह अध्ययन किया गया है कि जो बच्चे जन्म के समय एक विशेष प्रकार के उद्दीपक से जो विशेष प्रकार की विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं, उनमें जो बच्चे होते हैं कई बार ऐसे भी होते हैं कि जो जरा सी आवाज़ हुई उससे चौंकने लगते हैं, या चेहरे पर जरा भी तापक्रम, जरा भी ठंडी गर्मी, बहुत ज़्यादा असंवेदनशील, और ऐसे बच्चे जो होते हैं इनके जो व्यवहार होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के व्यवहार बच्चों में दिखाई देते हैं। और वास्तव में ये जो व्यवहार होते हैं यह बच्चों में वास्तविक अंतर्क्रिया का परिणाम नहीं होते हैं। ऐसे व्यवहार जो होते हैं यह आनुवांशिक न होकर शरीर रचनात्मक और शरीर क्रियात्मक प्रभाव को माना जाता है इस प्रकार के व्यवहार के लिए। ऐसे व्यवहारों के विकास में जो है वो गर्भकालीन और जन्म के पश्चात का जो वातावरण है वह भी शायद महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। बच्चों के स्वभाव में जो भिन्नता पाई जाती है, इसके संबंध में यह जो अंतर पाया जाता है, यानी एक ही परिवार के बच्चे विभिन्न उद्दीपकों के प्रति जो उनकी उत्तेजना, अनुक्रिया और उसके पास जाने या दूर रहने की जो प्रवृत्ति होती है, यह सब विभिन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप एक व्यवस्थित तरीके के कारण होता है। और जो विभिन्न प्रवृत्तियां या जो पैटर्न है उस पर ध्यान देने के परिणाम से ये देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है उसका आधार जो है हमारा प्रारंभिक जो स्वभाव है। जो शोध अध्ययन किए गए हैं 2 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के स्वभाव के बारे में कुछ विशेष आयाम से संबंधित अध्ययन किए गए हैं। ये भय, चिड़चिड़ापन, निराशा, सकारात्मक प्रभाव, क्रिया स्तर, ध्यान, इन सब के संबंध में अध्ययन किए गए हैं। और इस संबंध में जो अध्ययन किए गए हैं वह इन 5-6 आयाम जो हैं इनको लेकर चलते हैं। और ये अध्ययन कुछ विशेष चीज़ों या तथ्यों की ओर इशारा करते हैं। एक बच्चे का जो प्रारंभिक विकास होता है और उसका जो प्रारंभिक स्वभाव होता है, उसके बाद के व्यक्तित्व विकास की कई प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित कर सकता है। यानी बच्चे का जो आरंभिक जीवन है उसके भावी विकास पर भी प्रभाव डाल सकता है, जिसके कारण जो बच्चा है वयस्क होने पर उसमें कुछ विशेष प्रकार की प्रतिक्रियाएं और ऐसा व्यवहार भी देखा जाता है जो कि अवॉइडेंस से संबंधित होता है। अध्ययनों से यह प्रमाणित हुआ है कि ऐसे बच्चे जो हैं सामाजिक परिस्थितियों से डरना भी सीख जाते हैं। कई बार ये जो बच्चे होते हैं ये अवरोधी व्यवहार करने वाले, संकोची प्रकार के भी होते हैं। इस प्रकार की जो विशेषता होती है इसमें कुछ आनुवांशिक फैक्टर भी होते हैं। और कभी-कभी यह जो व्यवहार होता है वह स्थायी या स्थिर प्रकार का हो जाता है, तब जबकि बाल्यावस्था में चिंता विकृति के रूप में विकसित हो सकता है। इसके विपरीत ऐसे बच्चे जो अत्यधिक
जो है बहिर्मुखी प्रकार के होते हैं, संकोच नहीं करते हैं, वे बच्चे जो होते हैं माता पिता या समाज से बहुत ज़्यादा नैतिक आदर्शों को नहीं सीख पाते हैं। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनमें किशोरावस्था या 12 वर्ष की आयु में कई बार अधिक आक्रामक या अपराधी प्रकार का जो व्यवहार है वह दिखाई देता है। इस संबंध में ब्रेन के डिसफंक्शन और न्यूरल जो स्नायुविक जो नम्यता है उससे संबंधित भी जो अध्ययन किए गए हैं, मस्तिष्क दुष्क्रिया और स्नायुविक नम्यता से संबंधित अध्ययन में देखा गया है कि यदि मस्तिष्क की जो टिश्यूज हैं वह क्षति होती है उनमें, तो व्यक्ति में जो मनोविकृति है वह उत्पन्न हो सकती है या इस प्रकार के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। विशिष्ट प्रकार की जो मानसिक क्षति होती है वह प्रारंभिक रूप में कई बार मनोविकृति का कारण कुछ संभावनाएं होती हैं कि हो जाती है, किंतु जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे मस्तिष्क क्षति की संभावना बढ़ती जाती है। और अभी इसके पहले आपने जैसा कि अल्जाइमर पढ़ा था वो पाया कि अधिक आयु यानी वृद्धावस्था में इस प्रकार की डिसीज पाई जाती है। तो जो वृद्ध होते हैं उनमें इस प्रकार के जो रोग होते हैं उसका कारण मस्तिष्क संबंधी क्षति के कारण भी होता है और इनमें इस प्रकार का असामान्य व्यवहार जो होता है वह तनाव, प्रतिबल, इन सब का सामना करने में कमी उत्पन्न कर सकता है। मस्तिष्क विकारों में जो अध्ययन योग्य जो चीज़ें हैं जो कि निरीक्षण किया जा सकता है उसमें ये देखा गया है कि जो टिश्यूज होते हैं उनमें क्षति होती है और उनमें जो है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जब मस्तिष्कीय क्षति अधिक होती है तो असामान्य व्यवहार भी परिलक्षित होता है, किंतु मस्तिष्क की क्रिया तथा असामान्य व्यवहार की जो संबंध है इसको समझने के लिए जो बहुत अधिक अध्ययन हुए हैं और इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं उसमें ये देखा गया है कि मस्तिष्क की संरचना और क्रियाओं के लिए आनुवांशिक विशेषताएं उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना कि पहले माना जाता था। इस संबंध में अध्ययन भी इस बात को प्रमाणित करते हैं और ये डिपेंड करता है, वर्तमान में ये माना जाता है कि इस पे यह केवल आनुवांशिक कारक नहीं है, इस पर अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। चूहों पर किए गए प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि जन्म पश्चात जो वातावरण मिलता है साथ ही साथ कॉर्टेक्स के संबंधी भी अध्ययन और इस तरह के प्रभावों से संबंधित जो अध्ययन हुए हैं उसमें यह देखा गया है कि ये अध्ययन चूहों पर, बंदरों पर आदि पर करके देखा गया है और इस संबंध में ये भी देखा गया है कि जो सोशल आइसोलेशन है इसका भी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक पृथकता, कई बार बच्चे जो हैं सामाजिक रूप से वंचित होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो वंचन हैं, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारक हैं, आनुवांशिक कारक हैं, ये सभी बताते हैं कि जो हमारी जो मानसिक विकृतियां हैं उनके लिए किसी एक फैक्टर को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हैं, इसमें विशेष कारकों के साथ अंतर्क्रिया सम्मिलित होती है। इस संबंध में कुछ भौतिक वंचन से संबंधित अध्ययन भी किए गए और इसमें जो वंचन परिस्थितियां अध्ययन की गई उसमें मुख्य रूप से शारीरिक आवश्यकताओं के वंचन संबंधी जो अध्ययन किए गए उसमें भोजन, जल, निद्रा, ऑक्सीजन,
इन सब से संबंधित जो अध्ययन किए गए वह पाया गया कि अगर व्यक्ति को भोजन सही मात्रा में न मिले, असंतुलित मिले, आवश्यकता से कम मिले, साथ ही साथ अगर व्यक्ति को आराम न मिले, आराम में बाधा पहुँचे, यानी नींद सही स्थिति से न मिले, तो इन सब चीज़ों के कारण विभिन्न प्रकार के मानसिक विकृतियों के होने का रास्ता प्रबल हो जाता है। और जैसे जैसे यह वंचन की अवधि बढ़ती है, वैसे वैसे गंभीर संवेगात्मकता उत्पन्न होती है। लंबे समय तक भोजन से वंचित होना या लंबे बहुत ज़्यादा व्रत या इस तरह की क्रियाएं जो हैं वह विभिन्न प्रकार से शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। और इस संबंध में जो अध्ययन हुए हैं उसमें भी यह पाया गया है कि विभिन्न प्रकार के ऐसे शारीरिक वंचनों के कारण व्यक्ति में ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जो कि उसमें मानसिक विकृतियों का कारण बन सकते हैं। बाल्यावस्था में जो कुपोषण होता है उसके कारण अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियां होती हैं। कुपोषण का मुख्य कारण होता है कि जो भोजन में आवश्यक पोषक तत्व हैं वह बच्चों को नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में यह देखा गया है कि जो बच्चों का विकास होता है वह सही ढंग से नहीं होता है। साथ ही इनमें इस प्रकार के बच्चों में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्षमताओं में कमी पाई जाती है। और अध्ययन ये प्रमाणित करते हैं कि ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में कम योग्यता वाले होते हैं। इस संबंध में जो अन्य प्रकार के अध्ययन हुए हैं वह यह बताते हैं कि स्वस्थ मानसिक विकास के लिए यह आवश्यक होता है कि ऐसा वातावरण मिले जिसमें कि जो बच्चे हैं वह सही ढंग से विकसित हो सकें। जब इस प्रकार के वातावरण से बच्चे वंचित रहते हैं तो ऐसा वातावरण उनके लिए जटिल सिद्ध होता है और साथ ही साथ कई बार उनके सामान्य मनोवैज्ञानिक विकास में जो है वह बाधा उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के जो बाधाएं होती हैं या जो अवसर होते हैं इसके कारण क्या होता है कि कई बार यह देखा गया है कि ऐसा वातावरण जिसमें जो है कि मस्तिष्क का विकास भी गंभीर रूप से प्रभावित होता है। इसमें जैसे जैव रसायनों में जो परिवर्तन होते हैं, संधि स्थल तंत्रिका गुच्छिकाओं, ये सब जो हैं यह प्रभावित होती हैं। और इससे कुछ ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि अगर यह वातावरण सही है तो इस प्रकार की क्रियाओं में भी कुछ विशेष प्रकार की कमियां आती हैं जिसके कारण बच्चों की क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि अभी इस संबंध में बहुत अधिक अध्ययन या प्रमाण उपलब्ध नहीं है और छोटे बच्चों पर जो अध्ययन हुए हैं उस संबंध में अभी बहुत पुख्ता सबूत या बहुत ही हम एकदम श्योर होकर अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सामान्यतः सभी के लिए सामान्य मनोवैज्ञानिक क्रियाशीलता के लिए एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जिसमें कि एक सामान्य उद्दीपन और क्रियाशीलता का स्तर बना रहे। इस संबंध में जो जैविक दृष्टिकोण है उसने काफ़ी व्यवहार की जो व्याख्याएं हैं उस पर काफ़ी प्रभाव डाला है। आधुनिक युग में जो सामान्य एवं असामान्य व्यवहार संबंधी जो अध्ययन किए जाते हैं उनमें आनुवंशिकता, जन्मजात भूमिकाओं
विशेषताओं, भूमिकाओं, इन सब को महत्व अधिक दिए जाने लगा है। और 1950 से ही मानसिक विकृतियों के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो औषधियाँ हुई हैं वह काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हुए हैं। तो वर्तमान समय में जो अध्ययन किए जा रहे हैं वह मस्तिष्क के जैव रसायन से संबंधित अध्ययन किए जा रहे हैं और औषधियों का प्रभाव भी इन पर देखा जा रहा है और औषधियों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो जाने वाले अध्ययनों के संबंध में भी अध्ययन किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, कल के हम आपको टॉपिक में ये जो दृष्टिकोण है इसके संबंध में कुछ मनोसामाजिक दृष्टिकोण के बारे में बताएंगे।